विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं कि आदरणीय सर हमारे मिशन फ्री लीगल एजुकेशन परिवार के संस्थापक सदस्य हैं। साथ ही आदरणीय उत्तर प्रदेश में चयनित एडीजे हैं। मिशन फ्री लीगल परिवार में आप सबका स्वागत है और आप सब की तरफ से मैं आदरणीय सर का स्वागत करता हूं। आज सर हम सबका मार्गदर्शन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के विषय पे करेंगे। मैं आदरणीय मनोज सर से आग्रह करता हूं कि क्लास का संचालन प्रारंभ करें। धन्यवाद धन्यवाद नित्यानंद सर। जैसा आप लोगों ने सर से सुना अभी कि फ्री लीगल एजुकेशन जो है आप लोगों के लिए, जो भी लॉ से संबंधित लोग हैं उनके लिए जो है उन्हें एक मार्गदर्शन मिल सके, इस विचार से इसकी संस्थापना की गई थी। और इसके सचिन सर, नित्यानंद सर और बहुत सारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मेरा भी थोड़ा सा उसमें योगदान रहा कि विचारों में मैंने भी उसमें योगदान किया हुआ है। आज जो है मैं अपने विषय के बारे में शुरुआत करता हूं कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ विषय का चयन क्यों किया गया। देखिए, समाज में हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं और यह लॉ कमेटी ने भी 2003 में मलिमत कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि किस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से रोका जाए, प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या क्या हैं। तो उन्होंने ये बात प्रधानता से देखी कि एक्विटल जो रेशियो है इंडिया का बहुत हाई है और उसका कारण जो था बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना रहता था। तो उन्होंने कहा कि ये जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स क्लॉज है, ये इसमें थोड़ा सा डाइल्यूशन होना चाहिए और एक्यूज्ड के ऊपर भी कुछ भार जो है होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स है, वो इंग्लिश लॉ पे डिपेंड है और इंग्लिश लॉ में पहले से ही प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस की बात जो है थी और हमने वही चीज यहाँ पे ले आई। तो इसलिए यहाँ पे शुरुआत में जो अब नए एक्ट हैं उसमें ये चीजें आ रही हैं कि एक रिवर्स बर्डन क्लॉज डाल दिया जाए। तो इसलिए रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का चयन मैंने किया हुआ है और इस सब्जेक्ट की चयन में मेरे यूपीएसजेएस के सेकंड पेपर के क्वेश्चन 7 का भी योगदान रहा है। क्वेश्चन था उस समय कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ जो 106 में है, एविडेंस एक्ट की धारा 106 में, उसमें जो प्रिजम्पशन है अगेंस्ट एक्यूज्ड, क्या उसे प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस हैं उसके पहले प्रूफ किया जा सकता है, क्या एक्यूज्ड वो कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि यदि वो एक्यूज्ड इस बर्डन को प्रूफ नहीं कर पाता, बर्डन को अपना शिफ्ट नहीं कर पाता, तो क्या इसका प्रभाव क्या होगा, रिजल्ट क्या है। तो मैं आशा करूंगा कि आज जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया है, उसके बाद से कुछ वर्ड्स हैं जैसे प्रूव्ड हैं, प्रिजम्पशन है, एजम्पशन है, सरमाइजेज है और रिवर्स बर्डन है, ओनस ऑफ प्रूफ है, इन सारे जो वर्ड्स हैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। फिर सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर है बर्डन ऑफ प्रूफ का, फिर बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स कहाँ से आया है, फिर रिवर्स बर्डन क्लॉज क्या है, फिर रिवर्स बर्डन क्लॉज और ओनस ऑफ प्रूफ में अंतर क्या है और 103 और 106 में अंतर क्या है। इन सारी चीजों को मैं सब्जेक्ट में समाहित करने का प्रयास करूंगा। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसके इंट्रोडक्शन क्लास में मैं ये कहूंगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोग सभी जानते हैं कि 106 में बर्डन ऑफ प्रूफ है और बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है सबूत का भार। और सबूत का भार कहा जाता है कि उस व्यक्ति पे होता है जो अपने केस को न्यायालय के सामने लेके आता है, मतलब उसने अपने विधिक अधिकार का न्यायालय से मांग की हुई है और विधिक अधिकार को जब न्यायालय से मांग की है तो वो कुछ फैक्ट असर्ट करता है और उसी के ऊपर ये लीगल बर्डन रहता है
कि वो अपने केस को इस्टेब्लिश करे। अब केस को इस्टेब्लिश सिविल केस में प्लेंटिफ के ऊपर होता है और क्रिमिनल केसेस में जो है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। इसे लीगल बर्डन कहते हैं और लीगल बर्डन कहते हैं कि ये शिफ्ट नहीं होता। कॉमन प्रिंसिपल है कि लीगल बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, जबकि 106 जो है इसका एक्सेप्शन है। और ओनस ऑफ प्रूफ जो है, एक हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ और दूसरा ओनस ऑफ प्रूफ जो 102 में है, साबित करने का भार। ये एविडेंशियल प्रूफ है, एविडेंशियल बर्डन है। ये फैक्ट टू फैक्ट चेंज होता रहता है, ये शिफ्ट होता रहता है। तो अब हमने बर्डन ऑफ प्रूफ बता दिया कि सिविल केसेस में प्लेंटिफ और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। अब रिवर्स का मतलब ही है कि यह चीज जो सामान्य नियम है इसके उल्टा कोई चीज होगी, और वो किन कंडीशनों में होगी। तो उल्टी कोई चीज है कि रिवर्स है उसका। बर्डन जो है जो प्रोसिक्यूशन पे था अब रिवर्स है। रिवर्स का मतलब अब प्रोसिक्यूशन की जगह पे एक्यूज पे बर्डन आ रहा है, और एक्यूज पे बर्डन आता है 106 में। 106 में किन परिस्थितियों में वो बर्डन आता है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं आता, किन परिस्थितियों में आता है वो 106 बताती है। 106 अब हम चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास में, इसलिए ये इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में प्रूफ शब्द आया हुआ है। तो इस प्रूफ शब्द को हम देखेंगे कि ये प्रूफ शब्द कहाँ पे परिभाषित है। एविडेंस एक्ट की धारा 3 में आप जब देखेंगे तो धारा 3 में स्पेशली ये डिक्लेयर किया गया कि हम कब मानेंगे कि कोई चीज साबित हो गई है। हम प्रूफ शब्द की परिभाषा एक बार एविडेंस एक्ट के क्लास को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। शुरुआत यहां से हुई है कि ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। सर जेम्स स्टीफन की कोई भी शब्द अपने आप में मायने रखती है और बेयर एक्ट की कोई भी शब्द अनयूजुअल नहीं रखी जाती है। उसका प्रत्येक वर्ड का अपना एक अलग अर्थ होता है। यहां उन्होंने कहा कि ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, ये नहीं कहा कि ए फैक्ट इज प्रूव्ड। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, कोई साबित हुआ है ये नहीं है, साबित हुआ कहा जाता है। मतलब सर्टेनिटी नहीं है, 100% वाली बात नहीं है। यहाँ पे 100% से कुछ नीचे वाली बात है, कुछ नीचे, 50 से ऊपर और 100 से नीचे वाली बात है, लेकिन 50 से ऊपर रहना चाहिए। अब 50 से ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीचे वाले क्लास में जब सेकंड लाइन में देखेंगे तो यहां लिखता है आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, कि जो कोर्ट है वो बिलीव करता है उस फैक्ट को कि वो फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिलीव है कोर्ट का। यदि कोर्ट बिलीव कर लिया आपके द्वारा जो तथ्य उसके सामने डिपोजिशन पे लाए जा रहे हैं, तो उसको अनदर किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा इसी में आगे, और यदि मान लीजिए कोर्ट बिलीव नहीं कर पाता तो उसके बाद क्या कंसीडर करता है, कंसीडर ये कहता है कि सो प्रोबेबल है कि वो जो फैक्ट आ रहा है उस पर कोई जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति सपोजिशन करे कि वो फैक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो सो प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी का स्तर इतना रहे कि जिसपे कोई जनरल प्रूडेंस का व्यक्ति ये सपोजिशन करे कि ऐसा फैक्ट वहां पे एग्जिस्ट होगा। अब इस परिभाषा से आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में प्रूव में कोई अंतर है। इस परिभाषा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आप सबको पता है कि एविडेंस दोनों पे ही लागू होता है। तो जब परिभाषा में अंतर नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण जो है क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को कहा गया, और सिविल केसेस में प्लेंटिफ को जो है प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्तर पे, प्रबलता की संभाव्यता, और वहां पे जो है युक्त संदेह से परे साबित करना। ये कहां से आया, यहां तो लिखा नहीं है, और प्रूफ की परिभाषा तो यही लिखी है, तो फिर आया कहां से ये चीज। तो हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलते हैं इसके, और बुलमिंटन प्रिंसिपल इसे कहते हैं, जहां से रीजनेबल जो है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट क्लास आया है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ने जो है इंग्लिश लॉ का जो है बेडरॉक था, जूरिस्प्रूडेंस का उसका। और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस और ये जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स है, ये दोनों ही एक दूसरे से मिले जुले हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अपराध में वो इनोसेंट माना जाएगा, ऐसा न्यायालय जो है प्रिज्यूम करके चलती है। क्यों प्रिज्यूम करके चलती है? क्योंकि उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की वहां पे क्वेश्चन होता है। सिविल लॉ में लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का क्वेश्चन नहीं होता है,
सिविल लॉ में जो है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे लाइफ और लिबर्टी रहती है, और वहां प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस लिया जाता है। तो वुलमिंटन प्रिंसिपल के थ्रू ये केस जो था, हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है, वुलमिंटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 1935, एसी पेज 462। हाउस ऑफ लॉर्ड, वुलमिंटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 1935, एसी पेज नंबर 462। लॉर्ड विस्काउंट सांकी द्वारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस और बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स की बात को यहां गोल्डन थ्रेड बोला कि ये गोल्डन थ्रेड है। तो यहां से जो है ये बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट की उत्पत्ति होती है, और यहाँ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट की उत्पत्ति के बाद ये चीजें यहाँ पे, चूंकि अपना पूरा लॉ जो है इंग्लिश कॉमन लॉ पे जो है बेस्ड है, तो वहां से आती है, और यहाँ पे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स का भार जो है ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाता है। तो ये है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स की बात। अब चूंकि प्रिजम्पशन बात आती है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस, तो प्रिजम्पशन क्लास क्या है, ये प्रिजम्पशन किसे कहेंगे? देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, ये तीनों वर्ड्स में अंतर जानना जरूरी है कि एक होता है प्रिजम्पशन, एक होता है सरमाइजेस, और एक होता है एजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब उपधारणा, सरमाइजेस मीन्स होता है शंका या संदेह, और एजम्पशन मीन्स होता है कल्पना। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रिजम्पशन वर्ड यूज किया गया है, सरमाइजेस क्या है, शंका क्या है, कि कोई व्यक्ति जो है शंका करता है कि उसने मेरी घड़ी चुराई होगी, निराधार शंका है, बस उसको लग रहा है कि उसने मेरी घड़ी बगल से गुजरा था इसलिए मेरी घड़ी चुराई होगी, ये शंका है। कोई रीजन नहीं देता है, बस वो बगल से गुजरा था, बस इतना बताता है सबको कि नहीं वही मेरे बगल से गुजरा था और घड़ी उसी ने चुराई होगी। तो ऐसी बात पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और कल्पना क्या है, उसमें सम रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन दे सकता है, वो कह सकता है कि नहीं उसका जो आउटलुक था वो देखने में थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति का दिख रहा था, या उसका जो है पहले से ही व्यवहार ठीक नहीं रहा है, ऐसा उसका ये ख्याति है, तो कुछ रीजन देता है। लेकिन उस रीजन पे भी जो है इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि विधि या न्यायालय जो है उसको एक्सेप्ट कर ले उसके विरुद्ध। और तीसरा होता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन में जो है वो रीजन देता है, एक फैक्ट प्रूव्ड, मतलब एक फैक्ट पहले से ही प्रूव्ड है उस पर रीजन देता है, उस रीजन पे दूसरा फैक्ट जो है प्रिज्यूम कर लिया जाता है। लॉजिकल चूंकि कनेक्ट रहता है इसलिए वो प्रिज्यूम कर लिया जाता है उससे। जैसे वो कहे कि पहले भी वो चोरी से जो व्यक्ति गुजरा था वो पहले भी चोरी के अपराध में पकड़ा गया है और पॉकेटमारी के, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति है। तो यहाँ पे अब उसने रीजन दिया है कि वो पहले भी चोरी के अपराध में पकड़ा गया था, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ले सकता है, उस स्नैचिंग में पकड़ा गया था। तो ये प्रिजम्पशन है। तो यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस की बात है। तो मैंने आप लोगों को प्रिजम्पशन, एजम्पशन, सरमाइजेस, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स बता दिया, फिर प्रिपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ बता दिया। अब आते हैं ओनस ऑफ प्रूफ पे। ये ओनस ऑफ प्रूफ क्या है? ये ओनस ऑफ प्रूफ कहते हैं, इसे एविडेंशियल बर्डन कहते हैं। एक होता है लीगल बर्डन जो हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहेगा क्रिमिनल लॉ में, और सिविल में रहेगा प्लेंटिफ के ऊपर। और ओनस क्या होगा? ओनस ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ होगा कि जब फैक्ट प्रूफ किया जाए तो शिफ्ट हो जाए, अब दूसरे के ऊपर भार आ गया एविडेंस का, कि अब आप साबित करिए कि ये जो बात तथ्य आ रही है इसको आप उल्टा करने के लिए या काटने के लिए या अपनी बात रखने के लिए ये बात अब आप साबित करिए। तो ये एविडेंशियल बर्डन है, ये शिफ्ट होता है, साबित करने का भार कहते हैं 102 में जो है, कि आप यदि साबित नहीं कर पाए तो आप हार जाएंगे। और यही 102 जो है एक्सप्लेनेशन के रूप में 102, 103, 104, 105, 106 ये जितने भी क्लासेस हैं ये ओनस ऑफ प्रूफ को बता रहे हैं। यहाँ पे अब ओनस ऑफ प्रूफ के रूप में आपको मैंने बताया कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब एक केस आया था जिसमें ये बात कही गई कि 106 जो है वो 101 का अपवाद है। क्यों कहा गया? क्योंकि सामान्यतः नियम ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है इस बात को इस्टेब्लिश करेगा, और 106 कहता है कि स्पेशल परिस्थितियों में जो है ये भार जो है स्पेशल परिस्थितियों के कारण जो है शिफ्ट कर जाता है
डिफेंस के ऊपर, एक्यूज के ऊपर। तो ये केस का नाम है शंभुनाथ मेहरा वर्सेस अजमेर राज्य, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 404, पेज नंबर 406। शंभुनाथ मेहरा वर्सेस अजमेर राज्य, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट 404, 406। तो यहां पे ये कहा गया कि 101 का 106 अपवाद है। अब हम 106 पे आते हैं कि 106 क्या कह रहा है। 106 एक बार आप लोगों से चाहूंगा कि 106 को एक बार उसकी वर्डिंग्स देखें। देखिए, कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him। जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होगा। ये है, यहां पे कहीं भी यही कारण है कि बहुत सारे लोग रिवर्स बर्डन को नहीं समझ पाते, क्योंकि सामान्यतः हिंदी माध्यम की किताबों में रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का यूज नहीं किया गया है। और जब क्वेश्चन आता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ पे, तो हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते कि कहां से इसका आंसर देना है। और 106 जो है, यदि आप इंग्लिश बुक्स भी देखेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग प्रिपरेशन में हैं वो ये बात हमेशा रखें कि आपका मीडियम चाहे जो भी है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का आप अध्ययन करें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज हिंदी मीडियम वाले छात्र नहीं जान पाते, या हिंदी मीडियम की किताबों में नहीं आता। इसलिए आप लोगों से मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इंग्लिश के लिटरेचर को भी ध्यान दें। अब मैं 106 पे आता हूं। तो इसमें यह कहा गया कि किसी भी जो विशेष तथ्य हैं, विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में यदि कोई तथ्य है, तो यदि कोई ज्ञान में विशेषता तथ्य जो विशेष ज्ञान है उस व्यक्ति का है, तो यहां पे यदि मान लीजिए सामान्य प्रिजम्पशन है, जैसे एग्जांपल एक है 114A का एक एग्जांपल आता है कि एक चोरी की प्रॉपर्टी जो है किसी व्यक्ति के पास पाई गई, तो इमीडिएट पोजीशन तुरंत उसके पास पाया गया है, तो ये न्यायालय ये प्रिज्यूम करती है या तो वो चोर है और या तो चोरी की संपत्ति का प्रापक है, या उसने वह संपत्ति या जानते हुए प्राप्त की है कि वह चोरी की संपत्ति है। न्यायालय ऐसा प्रिज्यूम करती है। तो ये प्रिज्यूम कब करती है? जब प्राइमा फेसाई प्रोसिक्यूशन जो है इस बात को इस्टेब्लिश कर देता है कि वह पोजेशन, उसका मेमो, उसका जब्ती, सीजर, ये दोनों चीज जब प्रूफ कर देता है तो न्यायालय उसके इनोसेंटनेस की प्रिजम्पशन को स्नैच कर लेती है, छीन लेती है, और उसके ऊपर गिल्ट का प्रिजम्पशन लाद देती है कि अब तुम ये बताओ कि ये संपत्ति तुम्हारे पास कहां से आई, क्योंकि प्राइमा फेसाई तो ये चीज प्रूफ कर दी है प्रोसिक्यूशन ने कि तुम्हारे पास ये संपत्ति पाई गई है। उसका मेमो उसने साबित कर दिया है साक्ष्यों के साथ, उसने जब्ती साबित कर दी है, सीजर का कस्टडी सही से साबित कर दिया है। तो अब आपके पास ये एक्सप्लेनेशन है कि आप एक्सप्लेन करो, एक्यूज से कहता है कि आप एक्सप्लेन करो, अन्यथा मैं ये मानूंगा कि आप चोर हो या चोरी के संपत्ति के प्रापक हो। तो यहां पे यदि कोई स्पेशल वर्ड, स्पेशल थिंग्स है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है, उसने कहा कि साहब ये जो चोरी की संपत्ति आप बता रहे हैं, ये मोबाइल बता रहे हैं, मुझे गिरी हुई प्राप्त हुई थी। अब गिरी हुई प्राप्त हुई थी या नहीं हुई थी, ये बात तो उसी के नॉलेज में है। हमने, प्रोसिक्यूशन ने तो केवल इतना साबित किया है कि उसके पास है, उसके पास प्राप्त की गई। अब वो गिरी हुई कहां से प्राप्त हुई, उसने उसके बाद से उस कौन से सिटीजन का दायित्व निभाया, उस मोबाइल के बारे में पता किया कि नहीं किया, उसने मोबाइल को थाने पे क्यों नहीं दिया, ये सारी चीजें वो अब प्रूफ करेगा कि मैंने सर्च किया, मैंने पता करने की कोशिश की, या मैं फंस गया था, मैं यहाँ पे बिजी था इसलिए नहीं वहां जा पाया। ये सारी चीजें वो साबित करे। ये स्पेशल नॉलेज है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकता। प्रोसिक्यूशन केवल इतना साबित कर सकता है कि वह जो चोरी की संपत्ति थी, मोबाइल था, वो उसके पास से बरामद हुआ, और जितनी भी स्पेशल नॉलेज की चीजें हैं वो बता रहा है, वो उसी के पास है। तो विधि ऐसा कोई भी भार, अनुचित भार प्रोसिक्यूशन पे लाद नहीं सकता है जिसको वो साबित करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो।
अनकंफर्टेबल का मतलब है हार्डशिप हो इन कंपेरिजन टू अनदर। अब वहां पे वो एक्यूज जो है आसानी से ये साबित कर सकता है कि मैंने कहां से प्राप्त की या मैंने क्या क्या प्रयास किया। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा, तो ये निगेटिव फैक्ट्स है, एक निगेटिव फैक्ट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब किन कंडीशंस में हम रिवर्स बर्डन क्लास को यूज करेंगे। इसका सर्टेन टेस्ट है, केस लॉ भी है। तो वो जो टेस्ट है अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई करने के बाद से आप रिवर्स बर्डन क्लास को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेशल नॉलेज उस व्यक्ति का है, इसलिए रिवर्स बर्डन उसी के ऊपर है। अब यहां तक के आपके मेरे लेक्चर से ये क्लियर हो गया कि रिवर्स बर्डन तब तक शिफ्ट नहीं होगा जब तक प्रोसिक्यूशन प्राइमा फेसाई अपराध के कुछ आवश्यक तथ्यों को प्रूफ नहीं कर देता। अब अपराध के उन आवश्यक तथ्यों को जब तक प्रूफ नहीं कर देता तब तक रिवर्स बर्डन एक्यूज के ऊपर नहीं आता। अब जो मैंने अभी अपने प्रश्न को बताया था एचजेएस पार्ट 2 के 7 क्वेश्चन नंबर को, तो उसका आंसर यही है कि प्राइमा फेसाई जब तक वो फैक्ट्स प्रूव नहीं हो जाएंगे तब तक एक्यूज के ऊपर वो बर्डन आएगा ही नहीं। तो एक्यूज जो है प्रोसिक्यूशन से पहले उस भार को उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, उसके पास भार ही नहीं आएगा। अब दूसरा बात आता है कि दूसरे प्रश्न का आंसर जो मैंने कहा था कि दूसरा कि यदि वो साबित नहीं कर पाया तो होगा क्या। जनरली ये होता है ओनस ऑफ प्रूफ में कि यदि वो साबित नहीं करता है तो इससे प्रोसिक्यूशन का केस अपने आप साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन को हमेशा अपने फुटिंग पे ही बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट केस साबित करना होता है। लेकिन रिवर्स बर्डन क्लास में चूंकि प्राइमा फेसाई फैक्ट को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन साबित कर चुका होता है उस फैक्ट्स को, इसलिए जो लीगल बर्डन रहता है गिल्ट का उनके ऊपर आ जाता है। और यदि वो गिल्ट के उस लीगल बर्डन को लायबिलिटीज को अपने क्लियर नहीं कर पाते, साबित नहीं कर पाते, तो अब उनके ऊपर कन्विक्शन आ जाएगा। ये ओनस ऑफ प्रूफ का एक स्पेशल एग्जांपल है यहाँ पे कि वहां जहां 103, 104, 105 में एक्यूज्ड के ऊपर जो ओनस होता है, वहां पे जब वो साबित नहीं कर पाता उसके बावजूद भी जो है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई इन द सेंस कन्विक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 106 में ये कहा गया कि यदि आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर कन्विक्शन आ जाएगा। तो ये है उसके कॉन्सिक्वेंसेज में अंतर रिवर्स बर्डन क्लास के। इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ही जो नए एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, अभी हम एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि किस किस एक्ट में रिवर्स बर्डन क्लास आया हुआ है। तो वहां पे जो है ये चीजें हैं कि रिवर्स बर्डन क्लास में वहां बताया गया है कि जो नए एक्ट्स हैं किस तरह से लायबिलिटीज जो है वहां पे उसको एक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट कर दी गई। और यदि एक्यूज्ड उन लायबिलिटीज को नहीं यदि पूरा कर पाता है तो कन्विक्शन आ जाएगा। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर केवल एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि एक्यूज जो है बिना प्रोसिक्यूशन के साबित किए हुए तथ्यों को, कुछ तथ्यों को, आवश्यक तथ्यों को, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आ सकता। वो पहले प्रोसिक्यूशन के पहले जो है बर्डन नहीं अपना साबित करेगा। और दूसरा, यदि वो साबित नहीं कर पाया रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, तो उसको न्यायालय कन्विक्शन दे देगी। ये उन दोनों प्रश्नों का आंसर था। अब हम आते हैं, चूंकि मैंने बताया कि रिवर्स बर्डन क्लास कब आएगा, तो एक केस है, उस केस को मैं चाहूंगा आप लोग जरूर अध्ययन करें। स्पेशल केस है क्योंकि उसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ को वहां पे जो है क्या क्या टेस्ट होगा इसको बताया गया है। शेख जाहिद मुख्तार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2017, वॉल्यूम 2, AIR, बॉम्बे हाईकोर्ट, पेज नंबर 140। शेख जाहिद मुख्तार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2017, वॉल्यूम 2, AIR, बॉम्बे हाईकोर्ट, पेज नंबर 114। यहां पे रिवर्स बर्डन क्लास को डिस्क्राइब करते हुए डिवीजन बेंच ने, हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ये बताया कि जो फैक्ट्स हैं जिसे प्रूफ कर रहा है प्रोसिक्यूशन, उस फैक्ट के प्रोबेबिलिटी कनेक्शन होने चाहिए उस प्रूफ फैक्ट के जो प्रिज्यूम किए जा रहे हैं। पहला उन्होंने ये टेस्ट लगाया कि जो फैक्ट प्रूफ कर रहा है, जैसे हम प्रूफ कर रहे हैं कि जब्ती उसके पास से पाई गई है चोरी की संपत्ति की, तो इस पे प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो चोर है।
तो ये फैक्ट प्रोसिक्यूशन ने मेमो और जब्ती प्रूफ की है, सीजर उसका प्रूफ किया है। तो इस फैक्ट का प्रोबेटिव कनेक्शन है उससे, एक जो है एक कनेक्शन है, रेशनल कनेक्शन है, प्रोबेटिव और रेशनल दोनों है। तार्किक रूप से हम यदि किसी व्यक्ति के पास यदि कोई संपत्ति जो चोरी की है प्रूव करें, तो न्यायालय ये प्रिज्यूम करती है कि भाई आपके पास संपत्ति ये चोरी की है, इसलिए आप चोर हैं या चोरी की संपत्ति के प्रापक हैं। ये पहला टेस्ट है। दूसरा, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिवर्स बर्डन है वो निगेटिव फैक्ट्स के लिए है, नकारात्मक तथ्यों को साबित करना। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे तथ्य हैं जिसको सामान्य रूप से प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। न्यायालय ये मान के चलेगी कि ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई बात जो एक्यूज बता रहा है वो नॉर्मल नहीं है। हमने बताया कि चोरी की मोबाइल आपके पास से बरामद की गई और आप कह रहे हैं गिरा हुआ है, यहाँ हमने गिरा हुआ पाया है, तो आप बताइए कहाँ गिरा हुआ पाया। न्यायालय तो ये प्रिज्यूम करेगा चोरी की संपत्ति आपके पास है तो आप चोर हैं। आप बताइए कौन कौन सी स्पेशल नॉलेज की बात है, वो आप बताइए, आप साबित करिए। तो वो निगेटिव फैक्ट्स जो हैं उसका कारण भी है। आप देखेंगे निगेटिव फैक्ट्स को यदि प्रोसिक्यूशन पे दे दिया जाएगा उसको प्रूव करने का, तो बहुत हार्डशिप हो जाएगी, कन्विक्शन का रेट ही एकदम लो हो जाएगा। तो इसलिए निगेटिव फैक्ट्स जो हैं जिसको आप जानते हैं, एक्यूज जानता है, उसको उसी को प्रूव करना है। ये दूसरा टेस्ट है, निगेटिव टेस्ट। नेगेटिव फैक्ट्स होंगे वहां पे, वो जो बता रहा होगा उसका न्यायालय न होना प्रिज्यूम कर रहा होगा, या सामान्य जनता जो है, सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति न होना प्रिज्यूम कर रहा होगा। अब तीसरा टेस्ट ये है कि वो एक्यूज्ड के स्पेशल नॉलेज में हो। ये तीसरा टेस्ट है। एक पहला वाला प्रोबेटिव कनेक्शन या रेशनल कनेक्शन होना चाहिए जो प्रूफ फैक्ट है और जो प्रिज्यूम फैक्ट है। दूसरा निगेटिव फैक्ट्स है, वो जो फैक्ट्स प्रूव करना है एक्यूज्ड को। तीसरा कि वो स्पेशल नॉलेज में है एक्यूज्ड के। और चौथा हार्डशिप है प्रोसिक्यूशन के लिए इन कंपैरिजन टू एक्यूज्ड। वो हार्डशिप में कि यदि हम प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन लाद दें तो वो बहुत कठिन होगा। तो ये चारों टेस्ट यदि किसी फैक्ट्स पे या किसी सिचुएशन में लगाएंगे तब हम कहेंगे कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है। हम इसी पे एक एग्जांपल आपको देते हैं। ये चूंकि मेरा ही केस था, चिन्हित केस है, यहाँ पे एक सेंसेशनल और हीनियस क्राइम केसेस रहते हैं, तो उसमें मैंने अपील बनाई थी। शासन वर्सेस ममता यादव का केस था वो। उसमें एक बच्ची के, 5 साल की बच्ची थी, उसको 16 टुकड़ों में काट के और अपराधी ममता यादव ने जला दिया था और जला के फेंक दिया था। तो प्रोसिक्यूशन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे रीवा में ठंडी के लिए कुठली बनाई जाती है गांव में, वहां पे आग जलाया जाता है, यहाँ पे अनाज रखे जाते हैं वहां पे, तो वो घर के अंदर होता है। तो उस कुठली में जो है जब वहां पे डॉग स्कॉट आया तो उस सूंघते हुए वो उस अपराधी के जो ममता थी उसके घर गया और उस कुठली के पास गया और कुठली के पास जाके उसने जो है इस बात को, मतलब वहां से जब कुठली को चेक किया गया तो वहां पे एक कानी उंगली की हड्डी वहां पे बरामद पाई गई और वो एफएसएल टीम ने जो है उसकी फोटो खींची थी। एक मजे की बात यह है कि ये एक्विटल का मामला है, इसलिए मुझे अपील बनानी पड़ी थी, लेकिन यहाँ रिवर्स बर्डन क्लास कैसे आता है मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। इस केस में एक्विटल इस कारण से हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है यहाँ पे त्रुटि कर दी। और त्रुटि किस लेवल की कि उसने जब पहली बार पहले दिन जो है, जब एफएसएल की टीम डॉक्टर गया वहां पे, एफएसएल वैज्ञानिक गया वहां पे और उसने फोटो खींचे तो उस समय वो चीज वहां प्राप्त की गई। तो उस समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब नहीं किया, दूसरे दिन एक्यूज का मेमो कथन लेके और उसके बाद उसने सीजर बनाया। तो न्यायालय ने कहा कि आप पहले दिन भी वहां मौजूद थे, आपने उस समय सीजर क्यों नहीं बनाया, और दूसरे दिन जब मेमो लिया तो उससे नया डिस्कवरी क्या किया आपने, क्योंकि वो तो पहले से आपके नॉलेज में था। तो इस तरह से आपका सीजर जो है वो मैं विधि के अनुकूल नहीं है, वो आपका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो इस चीज को नहीं माना कि जो हड्डी थी वो वहां पे पाई गई थी या नहीं। लेकिन रिवर्स बर्डन क्लास को जब मैंने वहां पे अप्लाई किया, क्योंकि इस केस में उस हड्डी का डीएनए भी नहीं कराया गया था, जो
उंगली का था। यदि डीएनए कराया जाता तो ये पता चल जाता कि वो उसी बच्ची का था। अब मैंने अपील में ये चीज रखी कि यदि कोई कुठली मतलब हड्डी उस अभियुक्ता के जहां पे कंक्लूसिव रूप से पोजीशन उसी के पास है, वो उसके घर के अंदर है और वहां से एक हड्डी बरामद होती है, तो वो नॉर्मल हड्डी नहीं है। वो कोई ऐसी हड्डी नहीं है कि हम कह दें कि मांस खाने वाले व्यक्ति नॉनवेज जो यूज करते हैं वो मुर्गे की या किसी ऐसे एनिमल की हड्डी है जिसे यूज किया जाता है। वो एक मनुष्य की हड्डी है। ये चीज एफएसएल टीम ने एफएसएल रिपोर्ट में आ गई है। तो जब एफएसएल रिपोर्ट में ये बात आ गई है कि वो मानव हड्डी है, तो अभियुक्ता के ऊपर ये रिवर्स बर्डन है कि वह यह बताए कि ये मानव हड्डी उसके पास, उसके एक्सक्लूसिव पोजीशन वाले जो कुटली है, कहां से आई। यहाँ रिवर्स बर्डन है उसके ऊपर। ये सामान्य हड्डी नहीं है, ये स्पेशल फैक्ट्स है उसका, स्पेशल नॉलेज है उसका कि ये हड्डी कहां से उसके पास आ गई, क्योंकि ये मानव हड्डी है, कोई सामान्य हड्डी नहीं है। और इस पे मैंने अपील की है। अपील का भी परिणाम नहीं आया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए बताया कि किन सिचुएशंस में जो है ये रिवर्स बर्डन क्लास जो है हीनियस क्राइम में 302 या फिर 304 बी का, जैसे मान लीजिए पति पत्नी जो है एक्सक्लूसिव रूप से एक कमरे में सो रहे हैं और उसके बाद से सुबह जो है पत्नी मरी हुई पाई जाती, उस कमरे में दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं। तो एक्सक्लूसिव ये चीजें हैं कि वो पति के ऊपर ही रिवर्स बर्डन जाएगा कि आप ही बताइए कि वो कौन सी फैक्ट थे जिसके कारण वो पत्नी मरी पाई गई। ये आप ही के नॉलेज में, सुबह रात में तो जिंदा सब लोगों ने देखा था। या 304 भी में अग्नि दहन का जो केस होता है, डॉरी डेथ वाला, तो उसमें भी जो है ये चीज आप ही को बतानी है कि आपके घर में थी और सारे एक्यूज के पास ही थी वो, और वो घर में जल गई। तो 113 बी का जो प्रिजम्पशन आता है वो भी रिवर्स बर्डन का ही क्लास है। या 113 ए का जो प्रिजम्पशन आता है, या 114 ए का जो प्रिजम्पशन आता है कंसेंट का रेप के केसेस में, वो भी रिवर्स बर्डन क्लास है एक। तो ये सारे रिवर्स बर्डन क्लास एक्यूज के ऊपर जो है लाइबिलिटी रखते हैं कि वो साबित करे कि ये स्पेशल फैक्ट था या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि कब आप स्पेशल बर्डन, ये जो रिवर्स बर्डन है, किस फैक्ट पे लागू करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एक फॉरेन केसेस भी हैं जिसके कारण आप डिफरेंस करेंगे कि कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो फैक्ट प्रूव्ड है और जो फैक्ट प्रिज्यूम है उसमें रेशनल जो है कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैक्ट कुछ अलग प्रूव्ड हो रहा है और हम कनेक्शन प्रिज्यूम कर लें कुछ अलग बात। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एनडीपीएस का केस था, कैनेडियन केस है ये, आर वर्सेस ओक्स का। तो वहां के कानून में ऐसा प्रावधान था कि जो कंट्राबैंड है, जो प्रतिसिद्ध पदार्थ हैं, यदि किसी के पास पाए जाते हैं तो हम मात्रा पे ध्यान नहीं देंगे कि वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि ये पाए जाते हैं, पोजीशन उनका रहता है कंट्राबैंड जो मटेरियल्स हैं, यदि उनके पास पाए जाते हैं तो हम इस बात को प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये जो कंट्राबैंड मटेरियल आपके पास से पाए गए हैं, प्रतिसिद्ध पदार्थ पाए गए हैं, ये जो है ट्रैफिकिंग के लिए यूज किए जाएंगे। ऐसा मतलब आपके पास 5 ग्राम भी पाएगा तो हम ट्रैफिकिंग मांग लेंगे गाल। तो प्रिज्यूम पोजीशन क्या है, आपके पास मान लीजिए 2 ग्राम पाए गए तो उसको ट्रैफिकिंग के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए मतलब आप यूज करेंगे, कमर्शियल यूज से ऊपर ट्रैफिकिंग करने के लिए करेंगे। ऐसा प्रिजम्पशन था। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये रेशनल कनेक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी कनेक्शन नहीं है इसमें कोई, कि आप 1 ग्राम 2 ग्राम जो यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है और उसके बाद से आप जो है कह दें कि इसको जो है ट्रैफिकिंग के लिए हम यूज करेंगे। जबकि सेम फैक्ट पे अब देखिए, यहां कानून ये था कैनेडियन। अब सिंगापुर का केस एक देखिए, सिंगापुर केस है ओंग एंड चोंग वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1980। यहां पे भी ऐसे ही केस थे। वहां पे भी प्रिजम्पशन यही था कि कंट्राबैंड पदार्थ यदि किसी के पास पाए गए तो हम जो है ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन वहां पे मात्रा का भी उल्लेख किया गया था, जैसे अपने यहाँ पे एनडीपीएस में है कि मिनिमम, फिर मीडियम, फिर कमर्शियल। तो यदि यहाँ पे, वहां पे ये था कि कमर्शियल से ऊपर, यदि कमर्शियल या कमर्शियल से ऊपर हो तब हम मानेंगे कि ये ट्रैफिकिंग के लिए है। तो यदि पोजीशन, इस केस में जो है पोजीशन कमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा का था कंट्राबैंड का, तो न्यायालय ने कहा कि हाँ, ये जो कनेक्शन है
पोजीशन जो है इतनी मात्रा का है कि हम प्रिज्यूम करें कि ये ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो हमारे फैक्ट्स प्रूव हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन प्रूव कर रहा है, उसका कनेक्शन जो प्रिज्यूम किया जा रहा है उसका रेशनल कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ कुछ और कर रहे हैं और किसी भी मात्रा का या किसी भी तरह का प्रिजम्पशन न्यायालय कर ले रही है। तो एक रेशनल कनेक्शन होना चाहिए रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में, जो प्रिज्यूम किया जा रहा है और जो फैक्ट प्रूफ किया जा रहा है। अब इस तरह से जो है ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रिजम्पशन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में कहां कहां पे किस फैक्ट्स में लाएंगे। अब हम ये बताते हैं कि स्पेशल ये कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिसमें ये आ रहा है। देखिए पास्को एक्ट जो है, जो अभी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आया है, उसमें 29 और 30, 29 और 30 यहाँ पे रिवर्स बर्डन क्लास को यूज किया गया है। और वहां का रिवर्स बर्डन क्लास जो है मैं आपको बेयर एक्ट के थ्रू ले जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो रिवर्स बर्डन क्लास है 29 में, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस, यहाँ सर्टेन ऑफेंस का प्रिजम्पशन किया गया है। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उस वर्ड को यूज करने पढ़ने से ये लगेगा कि ये प्राइमा फेसाई ही मान लिया जा रहा है कि प्रिजम्पशन न्यायालय कर लेगी। वर्ड यूज किया गया है वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस। प्रोसिक्यूटिंग वर्ड यूज किया गया है, ट्रायल के लिए नहीं कहा गया, प्रोसिक्यूटिंग। वर्ड्स लग रहा है कि हम जो ही एफआईआर करेंगे या जो ही इन्वेस्टिगेशन चालान प्रूफ करेंगे हो जाएगा। अभी एपेक्स कोर्ट ने इस पे कोई जजमेंट नहीं दिया, इस तरह का कोई मामला वहां नहीं गया है, लेकिन तमाम हाई कोर्ट्स में ये बात आई है, केसेस हैं कि जो ये प्रोसिक्यूटिंग वर्ड्स यूज किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफआईआर कर देते हम प्रिज्यूम कर लेंगे, या इन्वेस्टिगेशन जो ही चालान प्रूफ हुआ रिपोर्ट आ गई तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। प्राइमा फेसाई जो है प्रोसिक्यूशन कुछ फैक्ट्स जो है जो ऑफेंस के हैं उसको उसे प्रूव करना पड़ेगा, तब हम प्रिजम्पशन लेंगे प्राइमा फेसाई। ऐसा नहीं है कि हम प्रोसिक्यूट किए और प्रोसिक्यूट करने से ही ये बात प्रिज्यूम कर ली जाए कि एफआईआर हो गया है तो आप एक्यूज्ड है, ऐसा नहीं। 30 हम इसलिए बताना चाहते हैं कि 30 में ये देखिए कि यहाँ पे एक्यूज्ड को जो उसके प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेटस की बात की गई है, तो यहाँ पे उसके ऊपर मेंटल स्टेटस का प्रिजम्पशन तो लिया जा रहा है, लेकिन सेकेंड क्लास में कह रहा है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स उसको साबित करना पड़ेगा। ये देखिए इक्विवेलेंट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को इक्विवेलेंट किया जा रहा है कि डिफेंस को जो है यहाँ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स प्रूव करना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है उनके लिए, डिफेंस के लिए, और इसी कारण से इन कंपेरिजन टू अनदर एक्ट्स जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्विक्शन रेट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में ज्यादा है। लेकिन एक तरह से नेचुरल जस्टिस का इसको फेयर ट्रायल में देखें तो इसको वायलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर अपराध हो रहा है वो 18 वर्ष से कम है, बहुत छोटे छोटे बालक हैं, और अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत ही शातिर होगा, वो ऐसी जगह पे अपराध करेगा जहां पे एविडेंस ना मिले। इसलिए रिवर्स बर्डन में उसके ऊपर जो है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स उसके ऊपर रखा गया है। तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है। कुछ ह्यूमन राइट्स वाले क्वेश्चन उठा सकते हैं कि नहीं ये बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स दिया गया है, तो इस तरह से जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसनेस, उस पर आप हैमर कर रहे हैं। लेकिन जब इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखेंगे तो फेयर ट्रायल ही है और 21 का यहाँ कोई वायलेशन नहीं। अब इसी तरह का जो है एनडीपीएस में भी आप देखें, एनडीपीएस का 35 और 54, 35 में भी जो है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेटस की बात की गई है, और वहां पे भी जो उसका सेकंड क्लास है वहां भी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ही लिखा गया है कि जो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड ही उसको साबित करना पड़ेगा, अदरवाइज हम मानेंगे कि मेंटल जो आपकी जो प्रिजम्पशन है कल्पेबल मेंटल स्टेटस का वो न्यायालय मान के चलेगी। और इसी तरह से 54 में जब पोजीशन प्राप्त कर लिया जाएगा कंटाबेंट का, या कुछ ऐसे पात्र प्राप्त कर लिए जाएंगे, पॉट प्राप्त कर लिए जाएंगे, या कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे कंट्राबेंड बनाए जाते हैं वो मैकेनिज्म वाले प्राप्त कर लिए जाएंगे, तो वो प्रिज्यूम करेगा कि आपके पास से इसका पोजेशन था और आप अपराधी हैं। तो वहां पे अनटिल एंड अनलेस लिखा हुआ है। अब जान लीजिए जो डिफेंस है, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बताऊं कि डिफेंस 3 स्तरों पे जो है अपनी चीजों को प्रूव करता है। पहला, डिफेंस के लिए जो नॉर्मल है
वो सामान्य नियम यह है कि उसे केवल रीजन जो है स्थापित करना है, रीजनेबल डाउट्स स्थापित करना है। दूसरा कि उसे प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्तर पे काम करना है, जैसे ओनस ऑफ प्रूफ पे जो 104 और 105 में बताया गया, 103 में बताया गया। और तीसरा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स करना है। तो यहाँ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स को जो है यहाँ पे जो रखा गया 35 में, यहाँ पे एक नूर आगा का केस आया था, नूर आगा केस, उसमें ये लिख दिया गया कि ये जो नूर आगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2008 वॉल्यूम 16 SCC पेज नंबर 417, इसका पैरा 58 है। यहां कहा गया कि ये जो स्तर लिखा गया है प्रूफ करने का मेंटल स्टेटस वाला, ये प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्तर है। ये इतना हार्डशिप नहीं हो सकता है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आप साबित करें। इसी प्रकार मोहनलाल के केस में, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जब आएंगे, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 3853, इसमें कहा गया कि जो केस है, जो रिवर्स बर्डन है, उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को जो है इसी तरह से हनीफ खान वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स 2019 वॉल्यूम 3 एपेक्स कोर्ट जजमेंट 372, इसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन को प्राइमा फेसाई केस को इस्टेब्लिश करना होगा, फिर रिवर्स बर्डन जो है उसके ऊपर आएगा। तो ये रिवर्स बर्डन क्लास के कुछ केसेस हैं NDPS से संबंधित। इसी प्रकार जो है PC एक्ट की धारा 20 में भी जो है रिवर्स बर्डन क्लास लिया गया है, जिसके संबंध में कहा गया है कि यदि धारा 7 और धारा 11 का यदि अपराध है तो न्यायालय ये मेंटल स्टेटस ये मान के करेगी, मोटिव और रिवार्ड जो है उसमें जो है ये प्रिजम्पशन करेगी कि मोटिव और रिवार्ड था। और दूसरा 11 में कहेगी कि अनड्यू एडवांटेज था, जो आपने जो कंसिडरेशन दिया है वो बहुत कम है, और या कंसिडरेशन नहीं दिया है तो वो आपका अनड्यू एडवांटेज का जो है प्रिजम्पशन ले लेगी। वो धारा 20 जो है PC एक्ट भ्रष्टाचार अधिनियम में है। उसी तरह से जो है NIA जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब जाएंगे तो उसकी धारा जो है 118 और 139 में भी रिवर्स बर्डन क्लास को लिया गया है कि कब जो है न्यायालय जो है रिवर्स बर्डन क्लास ले लेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें रिवर्स बर्डन क्लास जो है आपके ऊपर आएगा, एक्यूज्ड के ऊपर। अब हम आते हैं ओनस ऑफ प्रूफ और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ पे, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। तो देखिए अब इसका अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है। मैंने डिस्क्राइब किया था शुरुआत में, मनोज गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि सर एक बार फिर से रिवर्स बर्डन कर दो डिस्क्राइब। तो रिवर्स बर्डन ये है कि आपके ऊपर प्रिजम्पशन जो है इनोसेंसनेस का है, एक्यूज्ड का। ला ये प्रिज्यूम करती है कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन 106 के केस में जब स्पेशल नॉलेज उस व्यक्ति का है, डिफेंस का है, उस एक्यूज्ड का है, तो यहाँ पे प्राइमा फेसाई जब प्रोसिक्यूशन उस केस को इस्टेब्लिश कर चुका होता है, प्राइमा फेसाई कुछ इसेंशियल पार्ट को, जैसे मैंने चोरी वाले में बताया कि आपके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन साबित कर देता है, तो अब न्यायालय जो है आपका प्रिजम्पशन छीन लेती है। तो ये जो प्रिजम्पशन छीन के आपके ऊपर गिल्ट का प्रिजम्पशन है, यही रिवर्स बर्डन है, यही वो लीगल बर्डन है जिसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को जो है, प्रोसिक्यूशन को नहीं डिफेंस को जो है प्रूफ करना होगा कि नहीं ये जो चोरी की संपत्ति है ये जो है मैंने जो है इस उनको बुला दो, इन तथ्यों में जो है इन चीजों में प्राप्त की हुई है, इन परिस्थितियों में प्राप्त की हुई, ये स्पेशल परिस्थितियां हैं, ये आपको साबित करना है। प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर चुका है। अब हम ओनस ऑफ प्रूफ और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के अंतर पे आते हैं। तो ओनस ऑफ प्रूफ का ये होता है कि देखिए जब आप क्रिमिनल ट्रायल में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पे एक्यूज जो है प्ली लेता है। प्ली मतलब वो खुद कहता है कि मैं प्ली ऑफ एल्बाई, जैसे है 103 में प्ली ऑफ एल्बाई लेता है कि सर मैं वहां पे नहीं था घटनास्थल पे, तो ये प्ली ले रहा है, कोई प्रिजम्पशन नहीं है उसका, वो प्ली ले रहा है कि वो वहां पे नहीं था, तो वो उसे साबित करना होगा। इसी तरह से जितने भी अपवाद हैं
जो आईपीसी में है, या स्पेशल अपवाद जो है 302 में जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे एक्यूज प्ली लेता है 300 में, कि हम जो है अचानक प्रकोपन पे थे, या हमने प्राइवेट डिफेंस में ये काम किया है, हत्या की हुई है, तो ये सारी वो प्ली ले रहा है। तो ये प्ली जो है एक्यूज को साबित करनी पड़ती है प्रिपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्तर पे। लेकिन यदि वो साबित नहीं कर पाता तो इससे उसका केस जो है अपने आप प्रूव नहीं होता। न्यायालय कहती है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई प्रिजम्पशन नहीं मैं अगेंस्ट लूंगा। लेकिन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में जो है न्यायालय उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन ले लेता है कि नहीं, प्राइमा फेसाई जो है स्टोलन प्रॉपर्टी प्रोसिक्यूशन ने आपके पास से साबित कर दी है, अब आपको जो है रिवर्स बर्डन अपना साबित करना होगा, अदरवाइज जो है हम गिल्ट का प्रिजम्पशन आपके ऊपर लिए हुए हैं और आपको कन्विक्ट कर देंगे। ये अंतर है। तो आप अंतर जो है इसको आप चाहें तो देखिए, ये प्ली लेता है यहाँ एक्यूज, और यहाँ पे प्ली नहीं, 106 में प्ली, रिवर्स बर्डन में प्ली नहीं ली जाती, ये न्यायालय जो है लीगली जो है बर्डन करता है। यहाँ पे जो है ओनस ऑफ प्रूफ में जो है ये कहा जाता है कि वो यदि साबित नहीं किया है तो अपने आप केस जो है कन्विक्शन की ओर नहीं जाएगा, प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और जबकि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना प्राइमा फेसाई जब एस्टेब्लिश कर देगा और एक्यूज यदि लीगल बर्डन अपना नहीं निभा पाया तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अंतर है ओनस ऑफ प्रूफ का और रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का। अब हम लास्टली देखते हैं 103 और 106 में क्या संबंध है, क्योंकि वहां पर्टिकुलर फैक्ट की बात की गई है और यहाँ 106 की बात की गई है, यहाँ स्पेशल नॉलेज की बात की गई है। वहां पे एक फैक्ट्स है, जैसे हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो है चोरी में कन्विक्ट हो, और हमने कहा कि उस जिसको हमने बताया कि वो डिफेंस एक्यूज जो है चोरी के लिए कन्विक्ट किया जाए, तो हमने कहा कि उसने हमारे सामने या किसी अनदर व्यक्ति के सामने ये कहा है कि हमने ये चोरी की संपत्ति चुराई है, मतलब एक तरह का उसका एडमिशन हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति एडमिशन साबित करना चाहता है कि इसने कहा था कि एक्यूज ने ये बात कही है, या एक्यूज जो एडमिशन किया है इस बात को वो साबित करना चाहता है, तो एक्यूज ये जो है ये ओनस ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे ये उसे साबित करना होगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं बनेगी। जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं हो सकता। लेकिन रिवर्स बर्डन ऑफ क्लास में यदि प्राइमा फेसाई बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स आ गया है तो प्रिजम्पशन बन जाएगा उसके अगेंस्ट। इसको लेके ओवरलैपिंग की बात की गई है कि ओवरलैपिंग है एक दूसरे से, 103 106 में ओवरलैपिंग है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी, अपेक्स कोर्ट ने भी ऑनरेबल बोला हुआ है कि सामल दास वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 778, इसमें इस अंतर को बताया गया है कि ये 103 ओनस ऑफ प्रूफ प्ली ऑफ एल बाई की बात है, ये प्ली लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो है लीगल बर्डन है 106 में। तो यहाँ पे यदि साबित नहीं कर पाएगा 103 में, तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं है, और यहाँ पे यदि 106 में साबित नहीं कर पाएगा तो उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन है और वो कन्विक्ट हो जाएगा। इस तरह से मैंने कोशिश की कि रिवर्स बर्डन क्लास को आपको समझाया जा सके, और रिवर्स बर्डन क्लास कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल है, एक्यूज जो है उसका भार किस स्तर का है, ये कब किस फैक्ट पे यूज किया जाएगा, इस समय रिवर्स बर्डन ऑफ क्लास क्यों यूज किया जा रहा है, किस कमेटी का रिकमेंडेशन है, और फिर उसके बाद से अपराध किस तरह से नियंत्रित होगा। मैंने अपने तरफ से जो भी मेरे पास फैक्ट थे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ पे, मैंने आप लोगों को साझा किए हैं। धन्यवाद सर। अगर आप अनुमति दें तो कुछ प्रतिभागियों के प्रश्न हैं। एकदम 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 सर। देवांशी उपाध्याय, आप प्रश्न कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में सर आपने 4 क्लॉजेस को एक्सप्लेन मतलब बताया। पहला सर नेगेटिव फैक्ट्स, और नेक्स्ट प्रोबेटिव और रेशनल और हार्ट से। सर लास्ट वन क्या रहा? अच्छा, आप मतलब वो चीज लिख नहीं पाई? हाँ सर। ये चीजें आप YouTube से देख लीजिएगा मैडम।
पहला Okay, जो sir. आपने बताया जो है कि ये जो प्रोबेबिलिटी कनेक्शन है, रेशनल कनेक्शन, यही पहला था। जी. दूसरा निगेटिव फैक्ट्स थे। Okay, sir. तीसरा जो है स्पेशल नॉलेज एक्यूज्ड का था। Okay. और चौथा जो है हार्डशिप था कि किसका हार्डशिप है। ओके सर। Okay. सर जैसे आप 106 एविडेंस को एज अ नेम ऑफ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ भी बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए 106 को रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से बोला क्योंकि हिंदी माध्यम के मेरे जो साथी थे और जो लोगों का रिस्पांस था उसके कारण जो है मैंने इसको रिवर्स बर्डन ऑफ क्लास के रूप में बोला है। आप 106 को 106 जाने, उसी में उसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो इंग्लिश का टर्म्स है, वो हिंदी मीडियम के छात्र हिंदी किताबों में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ आपके। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ब्रिजेन नागा जी आप प्रश्न करें। सर मैं ये बोला था ममता वाले केस में सर डॉग गया था सर, तो उसमें क्या हुआ सर? फिर उसमें आपके द्वारा बर्डन ऑफ प्रूफ किया तो मैंने बताया कि वो केस जो है रीवा में जो है हीनियस क्राइम के रूप में था, शाहपुर का केस था, वो एक्विटल हो चुका था तब मेरे पास आया था। वो मैंने अपील बनाई है उसकी, तो मैंने अपील में चूंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की फॉल्ट उस निर्णय में थी जी। और फॉल्ट को लिखा गया था, लेकिन मैंने उस फॉल्ट के बाद भी ये कहा न्यायालय से कि वो जो हड्डी पाई गई वो साधारण हड्डी नहीं थी जी, वो मनुष्य की हड्डी थी। और मनुष्य की हड्डी यदि किसी के घर में पाई जाए जो कंक्लूसिव उसी के पोजीशन में है, तो यहाँ पे रिवर्स बर्डन जो है उसके ऊपर आता है कि ये हड्डी कैसे आपके घर में आई, उस पुतली में कैसे आई, इसका प्रिजम्पशन लिया जाए। और यदि ये नहीं साबित कर पाते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाए कि ये इसी ने काटा और इसी ने जलाया। जी सर, धन्यवाद। दिव्या मिश्रा आप प्रश्न करिए। सर मुझे प्रिजम्पशन और एजम्पशन में थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। देखिए, मैंने आपको जब बताया कि प्रिजम्पशन, एजम्पशन और सरमाइजेस, तीन चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। उपधारणा, पहले आप सरमाइजेस समझिए, शंका। जी। आप कहीं जाती हैं, आपको लगता है कि यहाँ जाऊंगी, या यदि मान लीजिए कोई गाड़ी चला रही है और भीड़ की जगह पे है कि शंका है कि अभी मैं गिर जाऊंगी, आप चलाना नहीं जानती हैं, तो शंका है आपको कि गिर जाऊंगी। गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी इसका मतलब रियलिटी में आपको नहीं है, लेकिन आपको एक संदेह है अपने ऊपर ही कि मैं चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपकी परिकल्पना यह है कि मैं जब साइकिल चलाती थी, बचपन में थी, और मैं पापा पकड़ते थे या भैया पकड़ता था और उस समय तभी हम चला पाते थे, तो एक रीजनेबल है ना जी, कि पीछे से कोई पकड़ता था और फिर मैं सीख पाती थी। जी, तो ये है प्रिजम्पशन, एक रीजन दे रही है कि मैं गिर जाती थी और इसलिए मैं इस समय स्कूटी नहीं चला रही। जी। तो ये है इसमें रीजन, जब रीजन ऐसा हो जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, जो फैक्ट प्रूव किए जा रहे हैं, ठीक है, और जो फैक्ट प्रिज्यूम किए जा रहे हैं, उन दोनों में एक तार्किक कनेक्शन होना चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कल्पना वाले में कुछ आप रीजन देते हैं, जैसे एजम्पशन में कुछ रीजन दे रहे हैं, लेकिन इतना रीजन नहीं दे रहे हैं कि हम जो है प्रिजम्पशन कर सकें। रीजनेबल इतना नहीं है कि हम प्रिजम्पशन कर सकें। और शंका वाले में तो कोई रीजन ही नहीं दे रहे हैं, बस आपकी शंका है कि हम गिर जाएंगे। जी। सुगर सिंह जी आप प्रश्न करें। सर नमस्ते। नमस्ते। सर धारा 376 में सर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा सर। देखिए, धारा 376 की बात मैंने नहीं की थी, मैंने कहा था 114 ए में। तो 114 ए में जो भी क्लास हैं, सारे क्लास 376 के नहीं है। ये एक प्री का क्वेश्चन भी बनता है ऑप्शन, क्लास पढ़ के जाना पड़ेगा आपको बेयर एक्ट्स का, क्योंकि वहां पे स्पेशल क्लासेस दिए हुए हैं कि किन क्लासेस में जो है वो कंसेंट जो है प्रिज्यूम की जाएगी, ठीक है। तो वहां पे कंसेंट प्रिज्यूम है और रिवर्स बर्डन उस एक्यूज्ड के ऊपर है, क्योंकि भाई मान लीजिए पुलिस की कस्टडी में है और उसके साथ उसने कहा कि मेरा कोई कंसेंट नहीं है, तो पुलिस की कस्टडी में है, तो पुलिस ऑफिसर ये साबित करे कि उसकी कस्टडी में उसने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। विनोद धनराज जी आप प्रश्न करें। सर एक पॉक्सो के केस में, हेलो, प्रश्न करिए।
जी, अभियुक्त्री ने कहा कि शादी का झांसा देकर अभियुक्त ने मेरे साथ में बलात्कार किया, बाकी सारे के सारे गवाह होस्टाइल हो गए, तो क्या अभियुक्त के ऊपर बर्डन ऑफ मतलब रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा? अभियुक्त्री ने क्या कहा? मेरे साथ इसने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। ये 18 साल से नीचे वाली बात है? जी जी। अच्छा, और इसमें सारे गवाह होस्टाइल हो चुके हैं? जी। तो यदि सारे गवाह होस्टाइल हो चुके हैं, इट मींस दैट कि वो 18 साल से कम साबित नहीं हो पाई है। वही है सर, 18 साल से कम साबित है वो। अच्छा, और उसके बाद से मेडिकल एविडेंसेस क्या आए हैं उसके? निगेटिव है रिपोर्ट। निगेटिव है? जी। निगेटिव रिपोर्ट्स है, मतलब मेडिकल एविडेंस कह रहा है कि उसके साथ कोई रेप नहीं किया गया। निगेटिव रिपोर्ट्स का मतलब यही है। हेलो हेलो विनोद जी, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। विनोद। हाँ सर, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ, और मेरा ये कहना है हाँ। कि नेगेटिव एफएसएल रिपोर्ट यदि निगेटिव है और दो। या डीएनए की, तो इसका जी। मतलब है कि वहां पे ये चीज प्राइमा फेसाई है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। जी। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रिजम्पशन है उसके अगेंस्ट जब होस्टाइल हो चुका है, तो यहाँ एक्यूज को फायदा मिलेगा। रिवर्स बर्डन आने का मतलब, रिवर्स बर्डन का ये अर्थ नहीं है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स तक आप जाएं, ये प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक भी है। ठीक है, अभी नूर आगा का केस मैंने बताया था आपको। जी सर। हाँ, तो ये प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्तर पे लीजिए इसको। वहां पे देखिए, यहाँ लिख जरूर दिया है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, लेकिन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स का कोई गणितीय फार्मूला नहीं है कि 50% से ऊपर कितने परसेंट पे ले लेंगे। मतलब आप 99 को मानेंगे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, कि 70 को मानेंगे, कि 75 को मानेंगे, ये कोई गणितीय फार्मूला इसका नहीं है। आप एक ऐसा एक्सप्लेनेशन न्यायालय के सामने जब आपको 313 में आता है, या डिफेंस में ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स जो आ रहे हैं हमारे अगेंस्ट जो हैं, इस तरह से जो है गलत हैं, क्योंकि हमारे अगेंस्ट देखिए हमारा डीएनए मैच कर रहा है। कंसेंट की बात है, अभी कंसेंट पे तो यहाँ तक मेघालय हाईकोर्ट ने अभी जल्द ही दोनों के दोनों बच्चे पॉस्को एक्ट में कम एज के थे, तो उसने कह दिया कि नहीं, यदि कंसेंट वाली बात है तो यहाँ पे ये न्यायालय जो है इस बात का ध्यान रखेगी पॉस्को एक्ट में। मनोज गुप्ता जी, आप प्रश्न करें। मनोज गुप्ता जी। हाँ सर, जैसे कि ये रहता है कि उपधारणा करेगा, तो जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा रहता है कि उपधारणा की जाएगी कि इसने अपराध किया है, तो वहां पर क्या प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना होता, बिना प्रूफ किए ही उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अवधारणा की जाए का मतलब ये है कि कोई फैक्ट आपने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर लिया है, उसके बाद उसके आगे लिखा रहता है अनटिल एंड अनलेस, ये वर्ड यूज रहता है यदि सेल है तो। ठीक है, तो अनटिल और अनलेस का यह अर्थ है कि डिफेंस के पास ये मौका है कि वह कोई स्पेशल फैक्ट्स यदि हैं तो वो साबित कर दे, तब ये प्रिजम्पशन हम नहीं लेंगे। जैसे यदि कोई फैक्ट्स यदि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया, ठीक है, तो न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगी जो उस फैक्ट पे लॉ ने लिखा हुआ है। जैसे हमने कहा चोरी की संपत्ति आपके पास पाई गई, तो वो 114 ये कह रहा है कि वो चोर हैं आप, ये न्यायालय प्रिज्यूम करेगी अनटिल एंड अनलेस आप प्रूव कर लें कि ये संपत्ति आपके पास कैसे है। तो हर केस में ऐसा नहीं है कि जो ही एक्यूज जो है, जो ही प्रोसिक्यूशन जो है अपना कोई जहां पे प्रिजम्पशन लिखा हुआ है अनटिल अनलेस वाला, सेल वाला, तो अपने आप न्यायालय कन्विक्ट कर देगी। मैंने इसीलिए आपको अंतर बताया कि रिवर्स बर्डन क्लासेस में क्या अंतर है। रिवर्स बर्डन क्लासेस के जो 4 फैक्ट्स हैं, जो 4 टेस्ट हैं, उसको लागू करिए कि जो प्रूव किया है और जो प्रिज्यूम किया जा रहा है उसमें एक रेशनल कनेक्शन है, प्रोबेटिव कनेक्शन है। जो आपको डिफेंस के ऊपर लाद मतलब एक भार है, वो जो है एक नेगेटिव फैक्ट्स का भार है। और तीसरा एक जो है स्पेशल नॉलेज आप ही की है, प्रोसिक्यूशन के पास वो स्पेशल नॉलेज नहीं है। टिकट वाला एग्जांपल है ना 106 में, उसमें ये कहा गया कि विदाउट टिकट यदि आप पकड़े जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन इतना ही कह सकता है कि भाई आप विदाउट टिकट पकड़े गए हैं। टिकट आपने लिया, आप कहां से चढ़े थे, ये तो प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पाएगा, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा कि हमने टिकट लिया था, ये आप ही के नॉलेज में स्पेशल। यदि प्रोसिक्यूशन के ऊपर इसका भार यदि डाल दिया जाएगा तो ये तो हार्डशिप हो जाएगी ना। ये चौथा टेस्ट जो मैंने बताया कि ये प्रोसिक्यूशन के लिए हार्ड हो जाएगा और आपके लिए आसान है डिफेंस के लिए।
कि वो प्रूव कर सके कि ये हम यहाँ देखिए यहाँ आए थे और रीवा से चढ़े थे और दिल्ली जाना था और यहाँ मैंने टिकट लिया था और ये गुम हो देवेंद्र गया, अग्रवाल जी। पर्स ही चला गया मेरा। थैंक यू सर। सर मैं क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर में, ये तो अभी जुडिशियल प्रोसीजर में बात हो रही थी, जब क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर में आरटीआई एक्ट है और इसमें कोई अपील प्रोसीडिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या आयोग के लेवल पर, तो सेक्शन 19(5) है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इन एनी अपील प्रोसीडिंग द ओनर्स टू प्रूव दैट अ डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड शेल बी पीआईओ। ठीक है, तो जब पीआईओ के ऊपर ये ओनर्स ऑफ प्रूफ रहता है कि वो जस्टिफाइड करे कि उसने सूचना देने से इनकार किया है, तो वो किस तरीके का होना चाहिए? इस नहीं देखिए, ये ओनर्स ऑफ प्रूफ उसने खुद बता दिया, ठीक है जी। तो ये जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो केवल प्रिपेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्तर का ही होगा, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट के स्तर का नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें लीगल मतलब बर्डन किस नहीं है, तरीके का? ये लीगल बर्डन नहीं है, ये एविडेंशियल बर्डन है, ये 102 वाला 102 वाला एविडेंशियल बर्डन जाएगा। तो हम्म। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर में भी ये उतना ही लागू होगा? हाँ ये है, क्वासी जुडिशियल एनआईए जो है क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाली, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि 118 और 139 की जो प्रिजम्पशन है वो ली जाएगी। थैंक यू सर। मेंशन है। देवेंद्र जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट नहीं है, फिर भी इतना बढ़िया प्रश्न किया, उसके लिए आपका साधुवाद। राजकुमार जी आप प्रश्न करें। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरा सर क्वेश्चन ये था, क्या जो आपने जो एडमिशन का बताया, अभियुक्त कभी एडमिशन कर ले तो सर जो मेमो उसके विरुद्ध साबित कर दिए गए हैं तो उसके बाद उसको रिवर्स बर्डन का प्रूफ करना पड़ेगा? देखिए मैंने जो एक्यूज्ड के जो मेमो आपने बताया, जो प्रूफ किया है, मैंने आपको यही बताया कि ओनर्स ऑफ प्रूफ, वो 103 का एग्जांपल दिया था मैंने उस समय। तो 103 में जो है ओनर्स ऑफ प्रूफ आपको नहीं साबित करना। जो प्ली लिया जाता है, प्ली कौन ले रहा है कि आपने स्वीकृत किया हुआ है, ये प्रोसिक्यूशन ले रहा है ना, वो व्यक्ति कह रहा है कि इसने स्वीकार किया हुआ है जी। आप उसको प्ली ऑफ एल बाई से जोड़ें, ठीक है। प्ली ऑफ एल बाई जब रहेगी सौदा विभाग का जो रहेगा 103 में, तो वहां पे प्ली जो है डिफेंस लेता है कि हम घटनास्थल पे थे ही नहीं। तो वो जो ओनस रहता है उसका स्तर जो होता है वो प्रिपेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का रहता है, वहां पे वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स का स्तर नहीं रहता, ठीक है। और वहां पे केवल ओनस ऑफ प्रूफ, मान लीजिए आप नहीं प्रूफ कर पाए कि आप वहां पे नहीं थे या आप फला जगह पे थे, तो मात्र इतने से आपको कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा। न्यायालय उसके बाद 103, इसीलिए हमने कहा कि 103, 104, 105 के कंडीशंस में न्यायालय आपके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं लेती। ये जो है 106 के कंडीशन में ही न्यायालय आपके ऊपर प्रिजम्पशन लेती है। वहां पे यदि आप प्रूफ नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी प्रोसिक्यूशन को ही ये साबित करना पड़ेगा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स कि आप ही जो है वो अपराधी हैं जिसने ये घटना कारित की है। आप केवल प्ली ले रहे हैं कि हम सर वहां नहीं थे, आप अपना प्ली नहीं साबित कर पा रहे हैं। इसके अगेंस्ट आपको कोई प्रिजम्पशन नहीं होगी, आपके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं होगी, डिफेंस के अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं है, डिफेंस को वहां पे कुछ नहीं साबित करना है। अमित रजक जी केवल ओनस है आपके ऊपर। नमस्ते सर। सर एक सिविल सूट था सर, यदि सर प्लेंटिफ की ओर से सर किसी व्यक्ति ने सर 30 वर्ष पहले गवाही दी थी तहसील कोर्ट में, और सर अब सर अपन ने कोर्ट में बात दायर कर दिया अभी 2022 में, सर उसने प्रीवियस स्टेटमेंट जो तहसील न्यायालय में दिए थे वो कब्जे के संबंध में दिए थे कि कब्जा इसका है पोजीशन में। अब सर यदि सर अपन उसे वर्तमान समय में न्यायालय में गवाही देने के लिए ले जाते हैं सर, और सर वो हॉस्टाइल हो जाता है सर, तो सर इसकी क्या प्रोसीजर है सर? और सर अपने पास जो एविडेंस है ना सर, जो तहसील न्यायालय का सर, वो रिकॉर्डेड है। एक बात बताइए, रेवेन्यू के एविडेंस को क्या आप सिविल में यूज कर सकते हैं? सर पता नहीं है सर, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते। रेवेन्यू कोर्ट के एविडेंस को यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। जितेंद्र यादव जी आपका अंतिम प्रश्न है, आप कर लें। जितेंद्र यादव जी। धन्यवाद सर, इस अत्यंत गूढ़ सब्जेक्ट को बहुत ही सरल ढंग से आपने हम सबको बताया।
इसका जो मर्म है हम सबको बिल्कुल सहज भाव में समझा दिया। उसके लिए आपका हृदय से आभार सर। आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। आप से कई बार बात हुई थी, लेकिन समय की अनुपलब्धता के कारण आप समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, उसके लिए आभार। और पुनः प्रार्थना ये है कि भविष्य में भी हम सबका मार्गदर्शन आप इसी तरह करते रहें। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबका भी आभार, धन्यवाद।